Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 29th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम आज सबसे पहले G7 समिट की बात करेंगे. Then we'll talk about the controversies which are related to the gun laws in United States. And then we'll talk about PC Mahalanobis, the planned ban of India. So let's begin with it. So our first news article is about G7 Summit 2022. ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जर्मनी गए टू अटेंड द G7 समिट, जो कि जर्मनी के जो बवेरियन एल्प्स हैं वहाँ पे स्कॉल्स एल्माउ, जो कि एक बहुत ही पुराना रिट्रीट है, वहाँ पे G7 समिट इस बार हुआ. तो जर्मनी के अंदर बवेरियन एल्प्स में आपको G7 समिट इस बार का हुआ है, ये याद रखेंगे. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि इस समिट से मेजर बातें क्या निकल के आई, क्या हाइलाइट्स रहे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ G7. G7 है क्या? द ग्रुप ऑफ 7. तो ये एक इनफॉर्मल फोरम है जिसके अंदर जो मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए. तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है. यू शुड नो व्हाट आर द G7 कंट्रीज. सो इट इंक्लूड्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस. यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमेशा G7 की जो एनुअल मीटिंग होती है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ़ द स्टेट, जो गवर्नमेंट्स के हेड हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ऐसा फर्स्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुआ था जिसको बाद में G7 कहा गया, दिस वाज लॉन्च्ड इन 1975. इनिशियली ये G6 था. इसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूएस था. As you can see, there was no Canada over here. जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूएस है, जापान है. कनाडा नहीं था. कनाडा बाद में ऐड होता है. तो इनिशियली इट वाज G6, इट वाज ग्रुप ऑफ 6. यहाँ पे जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी उस टाइम पे 1970s में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे किस तरह से उभरा जाए, उसे लेकर अपने आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करते थे. जैसे कि 1970s में फर्स्ट ऑयल क्राइसिस आता है. देयर वाज दिस कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि ब्रिटेन वुड्स आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं. तो 1976 में कनाडा को G6 में ऐड किया गया, जिसके बाद G7 बन जाता है. और G7 बनने के बाद इनकी पहली मीटिंग प्योर्टो रिको में होती है. देन 1981 में इम्पॉर्टेंट है ओटावा समिट. ओटावा समिट के बाद यूरोपियन कम्युनिटी, जिसे हम अभी यूरोपियन यूनियन कहते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल द वर्किंग सेशंस. तो यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड दैट इज सिंस द ओटावा समिट ऑफ 1981. 1980s में G7 के जो इंटरेस्ट थे वो एक्सपैंड हो गए. पहले G7 सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पे डिस्कशंस होती थी, लेकिन 1980s तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे एक्सपेंशंस के साथ फॉरेन इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़, इन सब को लेकर भी डिस्कशन शुरू हो गई. फिर 1998 में ग्रुप ऑफ 8 बनता है जब रशिया इसका मेंबर बन जाता है. बट इट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप आफ्टर इट्स वायलेशन ऑफ यूक्रेन सॉवरेनिटी. 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को वायलेट किया, उसकी टेरिटरी इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाया, क्रीमिया की एनेक्सेशन की, उस टाइम पे रशिया को इस ग्रुपिंग से एक्सपेल कर दिया गया. एंड अगैन 1998 में जो G8 बना, 2014 में वो दोबारा G7 बन गया आफ्टर द एक्सपेल्शन ऑफ रशिया. तो G6 से बना G7 जब कनाडा ऐड होता है. फिर आता है ओटावा समिट 1981 का, जिसमें यूरोपियन यूनियन इसका एक हिस्सा बनता है टू बी देयर इन ऑल द वर्किंग सेशंस. देन
1998 में रशिया G7 का हिस्सा बन के G8 बन जाता है, लेकिन 2014 के अंदर जब रशिया यूक्रेन के क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन करता है, यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ये खतरा पहुंचाता है, उस टाइम पे रशिया को G7 से G8 से बाहर निकाल दिया जाता है। G7 कंट्रीज़ की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, so as of year 2022, these G7 countries, they make around 10% of the world's population and 31% of the global GDP. एंड इसी के साथ साथ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी इन कंट्रीज़ का 21% का शेयर है। तो ये आपको एक छोटा सा डाटा है, फैक्ट है जो पता होना चाहिए। G7 में 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 31% के करीब ये GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं और 21% के करीब इनका ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट दीज बेसिक्स ऑफ G7, अब देखते हैं कि जो रिसेंट G7 समिट हुआ है वहाँ पे मेजर क्या आउटकम्स रहे हैं। तो इस बार 7th टाइम अभी जर्मनी को प्रेसिडेंसी मिली फॉर द G7 एंड इस बार का जो थीम है ऑफ द G7 समिट दैट वाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। याद रखेंगे, ये चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। G7 समिट का इस बार का थीम था प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। अब इस गोल में G7 कंट्रीज़ कुछ 5 एरियाज़ हैं जिसकी तरफ काम करेंगे एंड दे विल बी द गाइड ऑफ द वर्क, लाइक सस्टेनेबल प्लैनेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फोकस ऑन हेल्दी लाइव्स, investment in the better future, and stronger together. These are 5 areas of action and the goal is to guide the work of the G7 countries. तो फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इंडिया G7 का पार्ट नहीं है तो इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा था। तो जर्मन चांसलर ने इस बार इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया था as partner countries for the 2022 summit of G7. So India was invited among the other countries as a partner country this year. तो इसके अलावा कंट्रीज़ के अलावा इस बार UN, WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया एंड ये एक 3-day मीटिंग थी। इस मीटिंग के दौरान G7 कंट्रीज़ ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। यूक्रेन का इशू यहाँ पे डिस्कस किया गया, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में कोऑपरेट करना चाहिए, दैट वाज डिस्कस्ड ओवर हियर। अलॉन्ग विद दिस एनर्जी और फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए, दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड हियर। हाउ टू प्रमोट पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी एंड शेपिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन. So as you can see, wide range of topics were discussed in the G7 summit this year. Now इसके बाद अगर हम G7 summit के major outcomes की बात करें तो सबसे पहले तो जो G7 countries हैं इन सभी ने एक communique adopt किया है, that is to jointly defend the universal human rights and democratic values. Universally human rights और democratic values को jointly defend करने की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट G7 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की है। जो भी रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ऑर्डर है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की जो रेजिलियंसेस हैं, इन सब को डिफेंड करने की ये जॉइंट स्टेटमेंट G7 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की है। यूक्रेन को लेकर G7 लीडर्स ने ये बात दोबारा रीएम्फसाइज किया दैट दे आर कंडेमिंग द रशियाज़ इलीगल एंड अनजस्टिफाइबल वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। अलॉन्ग विद दिस G7 कंट्रीज़ ने ये भी प्लेज किया है दैट दे विल प्रोवाइड अराउंड यूरोपियन 28 बिलियन इन द बजट एड एंड दे आर स्ट्रांगली कमिटेड टू सपोर्ट द यूक्रेन्स रिकन्स्ट्रक्शन एंड इसे लेकर एक इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन प्लान बनाया जाएगा एंड G7 कंट्रीज़ विल सपोर्ट यूक्रेन इन दैट। एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर G7 कंट्रीज़ ने कहा दैट दे विल फेज आउट देयर डिपेंडेंसी ऑन रशिया, स्पेशली रशियन एनर्जी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा एंड दे आर इंश्योरिंग टू सिक्योर द एनर्जी सप्लाई
and to reduce the price surges by exploring the additional measures like the price caps. जो currently हम देख रहे हैं कि एनर्जी सप्लाई में डिसरप्शन हुई, जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए, इन सब को कंट्रोल किया जाएगा बाय सम मेजर्स लाइक प्राइस कैप्स. G7 कंट्रीज़ इसके साथ साथ जो ग्लोबल फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसे इंक्रीज़ करने की यहाँ पे बात की गई, एंड दिस विल बी डन थ्रू द ग्लोबल अलायंस ऑन फूड सिक्योरिटी. आफ्टर दिस कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ भी यहाँ पे कवर किए गए. इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट करना, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंक्रीज़ हो रही है इसे टैकल अप करना, इसे लेकर भी G7 कंट्रीज़ ने अपनी कमिटमेंट दी है. क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को लेकर भी G7 लीडर्स ने जो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब के जो गोल्स हैं उन सबको यहाँ पे एंडोर्स किया, एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टू एक्सलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. G7 countries are also committed to the highly decarbonized road sector by 2030, decarbonized power sector by 2035, and prioritizing the acceleration of the phase out of domestic unabated coal power. तो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को लेकर भी यहाँ पे गोल्स सेट किए गए हैं. इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो G7 कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ये लॉन्च किया है. दिस इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी. एंड through the partnership they are aiming to mobilize around 600 billion US dollars over the next 5 years ताकि जो global investment gap है उसे यहाँ पे नैरो किया जा सके. इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका के साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, इसके साथ साथ G7 कंट्रीज़ न्यू जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, वियतनाम इन सब कंट्रीज़ के साथ भी करेगी, जिस तरह उनका साउथ अफ्रीका के साथ जो रिलेशनशिप है. G7 कंट्रीज़ ने हेल्थ को लेकर भी कमिटमेंट्स की हैं दैट दे विल रीअफर्म द इक्विटेबल ग्लोबल एक्सेस टू सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वैक्सीन, therapeutics, diagnostic and other essential medical goods. Along with this, leaders have also endorsed the G7 Pact for pandemic readiness. Then, coming down to the democratic values, तो G7 countries ने इस समिट में ये भी कहा है कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो पार्टनर्स हैं, वहाँ पे कोऑपरेट किया जाएगा टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ आवर सोसाइटीज़, टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड टू एड्रेस डिसइंफॉर्मेशन and also to achieve gender equality. So these were the major outcomes of the G7 Summit 2022. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स में गन लॉज को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये इसके बारे में है. यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अमेरिकन्स हैव अ राइट टू कैरी द फायर आर्म्स इन पब्लिक फॉर सेल्फ डिफेंस. और ये यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट ने काफ़ी कंट्रोवर्सीज इनलाइट कर दी हैं. गन लॉस का ये जो इशू है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली हमने काफ़ी इंसिडेंट्स देखे हैं रिलेटेड टू द मिसयूज़ ऑफ द गन्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू इन डिटेल. तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने जो गन्स को लेकर जो रूलिंग दी है वो एग्जैक्टली क्या है इसे एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं. तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स की हाफ अ डजन स्टेट्स ने ये कंडीशन कर दिया है दैट इफ़ यू आर गेटिंग अ लाइसेंस टू कैरी अ गन इन पब्लिक, यू नो ऑन द पर्सन, you need to demonstrate an actual need to carry the weapon. Why you need it? Good cause क्या है, proper cause क्या है, that person has to demonstrate it now. However, United States की Supreme Court ने न्यूयॉर्क की जो एक proper cause requirement था इसे strike down कर दिया है, but other states law are expected to face the quick challenges also. तो न्यूयॉर्क के अंदर ये proper cause requirement आई थी कि प्रॉपर कॉज आपको शो करना होगा वाई यू एक्चुअली नीड द गन, यू नो, टू कैरी द वेपन इन पब्लिक. इसे यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है. 2008-2010 में भी यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने गन्स को लेकर मेजर डिसीजंस दिए थे एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ नेशन वाइड राइट टू कीप अ गन फॉर सेल्फ डिफेंस इन द पर्सन्स होम.
एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सेकेंड अमेंडमेंट ये इंश्योर करती है सिटीजन्स को दैट दे कैन बियर, दे हैव द राइट टू बियर आर्म्स एंड दे कैन कीप गन फॉर सेल्फ डिफेंस इन देयर होम. So what is the response of the US Senate? See, US has the highest gun ownership per capita in the world. Along with this, highest number of mass shooting annually it occurs in US if we talk about the other wealthy nations. तो एक बिल सेनेट में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड द एम वाज टू मेक कम्युनिटी सेफर एंड दिस वाज कॉल्ड एज बाईपार्टीसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट. एंड ये सेनेट का ऐसा फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिल है अबाउट द गन कंट्रोल लेजिस्लेशन, बेसिकली टू पास इन द 3 decades इन US. यहाँ पे सबसे पहले रेड फ्लैग लॉ आया. इस बिल में ऐसी स्टेट्स ताकि उनको फंडिंग मिल सके जो कि रेड फ्लैग अडॉप्ट करते हैं टू कीप द फायर आर्म्स आउट ऑफ द हैंड ऑफ दोज हु डीम टू बी डेंजर टू देमसेल्फ एंड अदर, तो उनके लिए ये रेड फ्लैग लॉ लाया गया. इसमें बॉयफ्रेंड लूप होल जो था उसे क्लोज किया गया बाय डिनाइंग द गन परचेजिंग टू दोज हु वर कन्विक्टेड ऑफ अब्यूसिंग द इंटीमेट पार्टनर्स इन द डेटिंग रिलेशनशिप. देन बैकग्राउंड चेक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया फॉर बायर्स हु आर यंगर देन 21 years. तो पिछले कुछ 3 decades से कंपैरिजन में ये जो सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस वाज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेचर. जो ऐसे पर्सन हैं जो कि रेड फ्लैग्ड हैं, जिनसे लगता है दैट दे आर डेंजर टू देमसेल्फ एंड अदर, उनको रेड फ्लैग किया जाए. बॉयफ्रेंड लूप होल मतलब ऐसे पार्टनर्स जो कि अब जिनकी अब्यूसिंग टेंडेंसी रही है उनकी इंटीमेट पार्टनरशिप में, उनकी डेटिंग रिलेशनशिप्स में, उनको यहाँ पे परचेजेस ना दिए जाएं, डिनाई किया जाए गन परचेज. एंड जो बैकग्राउंड चेक है वो यंगर बायर्स के लिए स्ट्रिक्ट कर दिया गया था. तो इट अलाउज द स्टेट्स टू ऐड द जुवेनाइल क्रिमिनल एंड मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड्स टू द नेशनल बैकग्राउंड चेक डाटाबेस. इस बिल में ये भी कहा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और फंड रिलीज किए जाएंगे सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एंड दे कैन मेक देयर स्कूल्स सेफर. This bill also required every state and every federal agency to submit a detailed report consisting of information on removal from the system of records that no longer prohibit an individual from lawfully acquiring or possessing a firearm. तो इसको लेकर रिपोर्ट सबमिशन करनी होगी. इस बिल में जो स्ट्रॉ परचेजिंग है उनके पर भी पेनल्टीज लगाई गई, विच इज़ बाइंग फायर आर्म ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉ परचेज. इसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई. एंड अलॉन्ग विद दिस गन ट्रैफिकिंग को लेकर 15 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी इस बिल का पार्ट था. आफ्टर दिस एक आइडिया हमें होना चाहिए कि इंडिया में गन लॉज को लेकर क्या सिचुएशन है. इंडिया में हमारा जो आर्म्स एक्ट 1959 था, it aimed to reduce the circulation of illegal weapon and the resultant crimes in India. इंडिया में अगर आपको गन लाइसेंस चाहिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. सबसे पहले मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 21 years. सेकेंडली जो पर्सन हैं दे शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, चाहे जिसमें वायलेंस हो या फिर मॉरल टर्पिट्यूड हो, ऑफ 5 years प्रायर टू कमेंसिंग द एप्लीकेशन. उससे पहले भी इस तरह की कोई बैकग्राउंड में हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स वायलेंस एंड मॉरल टर्पिट्यूड. द पर्सन must not be of an unsound mind and it must not be a threat to public safety and peace. उसके अलावा प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है टू एक्वायर गन लाइसेंस. इंडिया में गन लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो आर्म्स एक्ट है इट वॉज अमेंडेड इन 2019 एंड अगैन it has reduced the number of firearms that an individual can procure from 3 to 2. तो इंडिया में मैक्सिमम 2 फायर आर्म्स एक पर्सन ले सकता है. एंड इसकी जो कंडीशंस हैं वो आप देख चुके हैं, प्रॉपर गन लाइसेंसिंग के थ्रू मिलती है. एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग गन लाइसेंस इन इंडिया. और जो लाइसेंस है इसकी वैलिडिटी भी प्रेजेंटली 3 years से 5 years तक कर दी गई है. And this act bans the manufacture, sale, use, transfer, import, export, conversion, testing, proofing of firearms, anything without the license. So there is complete ban on the firearm
if you don't have the license. आर्म्स एक्ट में ये भी ऐड किया गया कि जो भी न्यू ऑफेंसेस हैं, जैसे कि किसी पुलिस से फोर्सफुली फायर आर्म ले लेना, आर्म्ड फोर्सेस से फायर आर्म ले लेना, यूजिंग फायर आर्म्स इन सेलिब्रेटरी गन फायर, जैसे कि आसपास ह्यूमन लाइफ इन डेंजर होती है, पर्सनल सेफ्टी इन डेंजर होती है, इन न्यू ऑफेंसेस को भी आर्म्स एक्ट के अंदर ऐड किया गया. जो प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, दे आर दोज दैट आर ईदर डिस्चार्ज एनी नॉक्शियस लिक्विड or gas or that weapon that seek pressure to be applied on a trigger for discharge. So such kind of arms, they are prohibited. इंडिया के जो laws हैं, it allows the use of smooth bore guns जिनमें जो barrel head should not be less than 20 inches for crop protection and sport. आगे बढ़ते हैं. हमारा next news article Indian economy point of view से important है. So today's 29th June, and 29th June is celebrated every year as the National Statistics Day. And it is celebrated to mark the birth anniversary of Professor Prasant Chandra Mahalanobis. So this article is about Professor Prasant Chandra Mahalanobis, the Plan Man of India. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे statistics की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है विच मीन्स स्टेटस, विच बेसिकली मीन्स पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट. सेंचुरीज पहले जो वर्ल्ड स्टैटिक्स थे, दे यूज टू रेफर टू किंग्स नीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड, अबाउट एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, देयर मिलिट्री. तो वहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स टर्म्स आता था. एंड दैट स्टैटिस्टिक्स यूज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनालिसिस, इन डिसीजन मेकिंग. बट टुडे स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी. इसको आप हर एक स्फेयर में यूज़ कर सकते हैं, बीट इकोनॉमी, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स, वेदर, पॉपुलेशन एंड मेनी मोर. एंड 29th June is celebrated as the Statistics Day. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007 में 29th June को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे डिक्लेयर किया था in the category of special days to be celebrated every year at national level. And this was done to recognize Professor Prasant Chandra Mahalanobis' notable contribution in the field of statistics, statistical system and economic planning. And theme है इस बार का data for sustainable development. The objective of this year's National Statistics Day is to spread awareness among the youth of the country about the importance of statistics in policy formulation and socio-economic planning. Here it is also important to know about Prasant Chandra Mahalanobis. So he was born on 29th June 1893 in Calcutta, and he is known as father of Indian statistics. He was a physicist by training, but he got interested in statistics when he came across by Biometrica. It was a reputed peer-reviewed journal of statistics during his time. He believed that data is very instrumental in efficient planning for national and human development. Therefore, if we look at his contributions, he made a lot of contributions in the field of statistics, which includes Mahalanobis distance. It's a statistical measure. He was also a pioneer in the field of anthropometry, the study of human measurements in India, and therefore he helped to design a large-scale sample surveys and sampling methods. He also developed the Feldman-Mahalanobis model, a neo-Marxian model of economic growth, and he was employed in the second five-year plan of India, which promoted rapid industrialization of our country. So he was also one of the members of First Planning Commission of India. He introduced the concept of pilot survey, and he advocated the importance of sampling methods. He also introduced a method for estimation of crop yield using the statistical sampling. And the Indian Statistical Institute at Kolkata was set up by him. Along with this, Mahalanobis has a very great ties with Rabindranath Tagore. He met Tagore at Shantiniketan in 1910. Tagore treated Mahalanobis as a very close confidant. Despite there was an age gap of 32 years, they shared 3 decades of long friendship. With perfection, Mahalanobis wrote a series of essays which were called as Rabindra Parichay.
Introduction to Rabindra for the prestigious Bengali magazine Probhashi. And he also wrote a book, Rabindranath Tagore's Visit to Canada in 1929. Mahalanobis also helped Tagore in funding of Vishva Bharati. So, if we revisit the life of the India statistical inheritance, especially from P.C. Mahalanobis, it is of utmost importance as various kinds of concerns regarding data collection, its publication, and data quality have emerged in recent times. Professor Mahalanobis made an immense contribution to the field of economic planning, statistical development in the post-independent era, and he was also conferred with several awards, which even includes Padma Vibhushan. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.